हूँ। तो आप रियल नाम से आए हो इसलिए इस बार आने दिया, नहीं तो फिर हाँ। What do you mean by Chakbandi? Chakbandi means the entire process of collecting of data for working out details of gross commanded and culturable commanded areas of the channels as whole or individual outlets of working out the chuck boundaries. Chuck boundary is a boundary of areas reserved for irrigation from particular outlet. तो चकबंदी मतलब कि पूरा के पूरा जमीन का डाटा इकट्ठा करना, उसमें से कितने हिस्से पर खेती की जा रही है, कितने पर खेती नहीं की जा रही है, उसकी बाउंड्री तय करना, ये सब चकबंदी कहलाता है। तो अभी जो है वो इसको हम आप पटवारी को बहुत अच्छे से जानते होंगे, जो गांव में भू लेखों का रिकॉर्ड रखता है। तो चकबंदी के अंतर्गत खसरा और खतौनी जो है वो दो शब्द यूज किए जाते हैं, जिसके अंतर्गत जो है भूमि का मैप पूरी तरह से तैयार किया जाता है और हर एक जमीन को एक नंबर दे दिया जाता है, उसको खसरा बोला जाता है। और एक व्यक्ति की यदि दो तीन जगह पर वो होता है तो उसको जो है खतौनी बोला जाता है। खतौनी में अब ये टर्म आपको थोड़ा सा अलग लग रहे होंगे, लेकिन यकीन मानो अगर गांव से ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हो तो ये जानना जरूरी है आपको, नहीं तो कभी ना कभी वास्ता पड़ने वाला है। पुरानी उर्दू की वो है ये लाइन है। तो जो खसरा होता है, वो खसरा जो है वो गांव में जमीनों को नंबर दिया जाता है, उसको खसरा बोलते हैं। गांव में जैसे अभी मैंने बताया था, एक खेत को डिवाइड कर दिया यदि, तो हर एक खेत को जो एक नंबर दिया जाता है उसको खतरा बोलते हैं, खसरा बोलते हैं, खसरा। और जैसे मान लीजिए एक किसान के पास एक याली जमीन है और एक इसका टुकड़ा यहाँ पर खरीद लिया इसने, तो इसके पास दो खसरे होंगे। एक किसान के नाम पर दो जमीन है तो उसको अलग अलग रखना पॉसिबल नहीं है, इसलिए वो क्या करते हैं, एक किसान के नाम पर खतौनी जारी करते हैं। तो खतौनी में जो है वो एक बंदे के नाम पे जितनी भी जमीन है गांव में वो सब कुछ लिखा रहता है उसमें, एक व्यक्ति के नाम पर कितने कितने खसरे जो है वो मौजूद है। तो ये जो है पंचवर्षीय योजना के बाद से इसका शुरुआत हो गई थी। भूमि सुधारों का कानून तो बने, परंतु इसको लागू करने में ढील की गई। 1960-70 के दशक में भारत सरकार ने कई प्रकार की कृषि सुधारों की टेक्नोलॉजी आधारित हरित क्रांति व श्वेत क्रांति। अच्छा, फिर से दो नंबर का क्वेश्चन बनता है, हरित क्रांति क्या थी और श्वेत क्रांति क्या थी? तो हरित क्रांति के तहत जो है सरकार ने फोकस किया ज्यादा से ज्यादा उत्पादन पर। जो हमारी फसलें होती थी, जो हमारे खाने के आइटम होते थे, मुख्यतः गेहूं और चावल, है ना, तो उस पर जो है हरित क्रांति लाई गई, जिससे खाद्य उत्पादन बढ़ाया जा सके भारत में, केवल गेहूं चावल नहीं, बाकी सभी फसलें बढ़ाई जा सके, उसके लिए एक हरित क्रांति लाई गई। श्वेत क्रांति का एक लिए लाई गई ताकि भारत में दुग्ध उत्पादन बढ़ाया जा सके, मिल्क प्रोडक्शन बढ़ाया जा सके, उसके लिए श्वेत क्रांति लाई थी। परंतु इसके कारण विकास कुछ क्षेत्रों तक ही सीमित रह गया। 1980-90 के दशक में व्यापक भूमि कार्यक्रम सुधार शुरू किया गया। किसानों को लाभ के लिए भारत सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड और व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना PAIS भी शुरू की है। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन पर किसान, तो आप सभी जानते हो कि डीडी किसान नाम का एक चैनल जो है वो लॉन्च किया कर दिया गया है, और पूरी तरह से कृषकों की मदद के लिए किया गया है वो, और ताकि आप उस पर देख सको कि आपकी मिट्टी कौन सी मिट्टी, आपको एजुकेशन देना किसानों को, आपको कौन सी मिट्टी में कौन सी फसल उगाना चाहिए, कौन से केमिकल का यूज करना चाहिए, जिससे मिट्टी भी खराब, उर्वरता खराब ना हो, वो सारी जानकारी डीडी किसान पे लगातार चलती रहती है। आकाशवाणी के नाम से भी एक किसानवाड़ी नाम से एक रेडियो चैनल भी लॉन्च किया गया था, उसमें किसानों के लिए हेल्पलाइन शुरू की गई है। किसान हेल्पलाइन बहुत फेमस है, उस पर फोन करके किसान किसी भी जुड़ी हुई बात जो है वो पूछ सकता है कृषि वैज्ञानिकों से। मिट्टी की जांच करवाने के लिए वहाँ रिक्वेस्ट दर्ज करवा सकता है। और एक योजना स्पेशली किसान क्रेडिट कार्ड है, जो कि सरकार ने जारी करी किसान के लिए, है ना। सरकार ने बहुत सारी योजनाएं दी हैं किसानों को, जिसमें से किसान क्रेडिट कार्ड अभी लेटेस्ट है और बहुत अच्छी योजना है। क्या होता है इस योजना में, किसान क्या करता है, जब स्टार्टिंग में खेती करता है ना, तो बीज और खाद के लिए उसको जो है वो पैसे चाहिए पड़ता है। स्टार्टिंग में लागत आती है उसको फसल बोने में, तो फसल बोने में जो लागत आती है, या तो पिछला पैसा उसके पास जो बचा होगा उसका यूज करे, या फिर ज्यादातर क्या किसान क्या करते हैं, साहूकार जो वहीं गाँव में साहूकार होते हैं, उनसे कुछ कर्ज लेकर जो है वो बुआई शुरू करते हैं। तो ये जो लोन लिया जाता है, आपने सोशल साइंस में पढ़ा हुआ है, ये जो लोन लिया जाता है, लोन दो तरह का होता है ना, ऋण वाला चैप्टर जो आपने पढ़ा होगा, इसको हम जो है वो दो प्रकार के ऋण होते हैं। कोई बताएगा कि कौन कौन से दो प्रकार के ऋण होते हैं? किसी ना किसी को तो पता होगा, ऋण वाला चैप्टर में पढ़ते हैं हम, ऋण दो प्रकार के होते हैं।
औपचारिक और अनौपचारिक। बहुत बढ़िया, औपचारिक ऋण और अनौपचारिक ऋण। तो औपचारिक ऋण जो लिया जाता है वो बैंकों से लिया जाता है, और अनौपचारिक जो है वो किसी से भी, हम फ्रेंड, दोस्त, रिश्तेदार या साहूकार से ले लेते हैं। लेकिन जो अनौपचारिक ऋण होता है उसमें जो है वो बहुत हद तक संभावना रहती है व्यक्ति बहुत ज्यादा पैसा वसूल लेता है। वही होता था किसानों से साहूकार जो है वो। अच्छा, उसी केस में अगर मान लो अगर मानसून सही से नहीं आया, बारिश कम हुई, या पाला पड़ गया, या फिर ओले गिर गए, या फिर अतिवृष्टि हो गई, ज्यादा बारिश हो गई, या फिर फसल में कीड़ा लग गया, या फिर आग लग गई खेत में, ये सब चीजें हो जाती तो साहूकार को इससे कोई लेना देना नहीं है। उसने आपको 1.5 लाख रुपए अगर उधार दिया है, आपको उसको वापस करना है, फसल का कुछ भी हो हमको नहीं मालूम। अगर फसल खराब हो गई तो आपकी जिम्मेदारी है। तो इसके कारण से क्या होता था, किसान बहुत हद तक सुसाइड कर लेता था। क्योंकि 1.5 लाख हो गया और किसान खेत में जो फसल है वो नहीं हो पाई, पैसा नहीं मिल पाया, तो अब 1.5 लाख का कर्जा कैसे, तो ज्यादा सुसाइड कर लेते थे। किसान को अब लाने के लिए, फिर मतलब उसको बचाने के लिए सरकार ने क्या बोला, भाई आप देखो एक काम करो, पहली बात तो हम फसल का बीमा करवा रहे हैं। फसल का बीमा करवा रहे हैं, कुछ ही बहुत बहुत मामूली रकम से जो है फसल का बीमा हो जाता है। बीमा होने से क्या होगा, इन केस अगर आग लग जाती है, या बारिश कम होती है, या फिर फसल जो है वो खराब हो जाती है, कीड़ा लग जाता है, या किसी मौसम के कारण से फसल नहीं उग पाती है, तो आपको वो फसल बीमा के तहत आपने जितने रुपए का बीमा करवाया होगा आपकी लागत के हिसाब से, वो पूरा पैसा वापस मिल जाएगा। एक तो फसल बीमा। दूसरा जो है, सरकार क्या करती है, सरकार ने किसान किसान क्रेडिट कार्ड योजना जारी करी है, जिससे क्या होता है, बैंक से एक क्रेडिट कार्ड दिया जाता है किसान को, ताकि वो लोन साहूकार से ना लेकर बैंक से ले। तो बैंक क्या करते हैं, बैंक जो है वो बैंक सरकार के अंडर कंट्रोल में रहते हैं। बैंक क्या करते हैं, किसानों को कुछ पैसे पहले उधार देते हैं, फिर उसका किसान जो है उसको धीरे धीरे करके चुका सकता है। उस पर जो ब्याज दरें होती हैं वो भी बहुत कम होती हैं। तो वो बेनिफिट सरकार ने दिया है किसान क्रेडिट कार्ड के रूप में, और बहुत सारे लोग इसका फायदा भी उठा रहे हैं। इसके अलावा भी और भी योजनाएं हैं, जिसमें सरकार डायरेक्ट हर साल किसान को पेंशन के जैसे जो है वो अलग अलग रे में अलग अलग रुपए जाते हैं। किसी को पता है क्या किसानों को कितने रुपए देती है? केंद्र सरकार देती है, डायरेक्ट पैसे आते हैं किसानों के खाते में क्रेडिट कार्ड के रूप में। कुछ अंशदान रहता है सरकार का, मुझे एग्जैक्ट मेरे को नहीं मालूम कितना मिलता है, मेरे यहाँ किसी को नहीं मिलता, मेरे यहाँ नहीं होती ऐसी जमीन का कुछ। लेकिन मैंने सुना है कई लोगों ने किसान क्रेडिट कार्ड पे जो है वो पैसे आते हैं हर साल, कुछ रकम सरकार डालती है। तो वो बड़ी अच्छी योजना है। उसके बाद जो है, भारत में सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि, जीडीपी। हाँ, अब ये जीडीपी क्या है? भारत की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, रोजगार और उत्पादन में योगदान कृषि का। जीडीपी में क्या योगदान है? कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी रही है। तो ये भाई साहब फिलहाल में भी आ सकता है। इसके बाद सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है? ये जीडीपी जीडीपी है। योगदान का अनुपात लगातार घटने के उपरांत भी 2010-11 में लगभग 52% जनसंख्या के लिए रोजगार और आजीविका आजीविका के साधन थे। ये क्या लिखा हुआ है? ये है सकल में वृद्धि प्रतिशत में वृद्धि दिखा रहा है, योगदान नहीं दिखा हुआ है। जीडीपी में परसेंटेज बता रहा है, लेकिन यार योगदान कितना परसेंट है वो नहीं लिखा। जीडीपी क्या होती है, पहले उस पर बात कर लेते हैं। जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, क्या होता है? जीडीपी किसी भी देश के लिए जरूरी क्यों होती है? अभी अपने यहाँ जो है वो बजट आने वाला है फरवरी में, तो उसमें जीडीपी की चर्चा होने लगी है बड़े अच्छे से, कि जीडीपी क्या होती है। सरकार अभी उसके बारे में जानकारी इकट्ठा कर रही है। और अरे अभी तो वो और भी चैप्टर है यार, जीन क्रांति के बारे में भी बताना है। टाइम है, ले लूँ और कंटिन्यू? जैसे 2 मिनट थोड़ा सा।
कर घटने से भी जीडीपी के बारे में बात कर रहा था मैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी को समझा के आज की क्लास थोड़ी सी यहीं रोक रहा हूँ मैं। जीडीपी क्या होती है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है और क्यों जरूरी है, बजट पे इसमें इस सिलसिले में चर्चा क्यों हो रही है जीडीपी के बारे में। इस देश मतलब देश में सबसे ज्यादा मायने रखता है कि हम जो चीजें उत्पादित की जा रही हैं वो कितनी मात्रा में उत्पादित की जा रही हैं और उनकी कीमत क्या है। उन कीमतों के कारण से क्या होता है, हमारे देश में जितना हमारे देश की जीडीपी तय उसी पे होती है कि भारत ने एक साल में कितनी सेवाओं या फिर वस्तुओं का सृजन किया। सृजन किया मतलब बनाया। मतलब किसी देश का ये तय करना कि वो देश कितनी प्रगति कर रहा है डिपेंड करता है कि वो उस देश में कितनी मात्रा में उत्पादन कर रहा है, किस चीज का, खाद्यान्न का भी और सेवाओं का भी और मैन्युफैक्चरिंग में जो हमारे स्टील वगैरह हो जाते हैं उन सब का भी। सेवाओं में क्या जाती है, सेवाओं में जो है किसी को जैसे बैंकिंग वगैरह हो गई ना, वो सब कुछ जो है वो सेवाओं में जाता है, सेवा का सृजन भी हो सकता है उसमें इंक्लूड। और उन सब के कारण से हर साल जो है जीडीपी के आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं कि हमने कितना जो है वो गेहूं उगाया, चावल उगाया, ये सब कितने कीमत का था ये। हमने बैंकिंग सेक्टर में कितनी सेवाएं दी, लोगों को कितनी सेवा दी, तो वो कितने रुपए की थी। हमने जो है वस्तुओं को कितना बेचा, मैन्युफैक्चरिंग कितनी करी, स्टील कितना उत्पादन किया, एल्यूमिनियम कितना उत्पादन किया, उन सबको बेचने से कितना आय आई, उन सबको जोड़कर जो है जीडीपी कैलकुलेट की जाती है। और देखा जाता है कि पिछले साल कितनी थी वो जीडीपी और इस साल कितना ग्रोथ हुआ है उसमें। और उस जीडीपी के आंकड़े से, जीडीपी के आंकड़े क्या दिखा रहे हैं, इस देश में कितने संसाधन मौजूद हैं और उन संसाधनों की कीमत क्या है, ये आंकड़े बताता है। जब ये आंकड़े पता चलते हैं तो सरकार उसके हिसाब से फिर योजनाएं बनाती है और उसी योजना को बजट बोलते हैं साल भर के लिए, ताकि वो जीडीपी में ग्रोथ हो सके। और इस जीडीपी का असर हमारे मुद्रा पे पड़ता है, हमारी मुद्रा की कीमतों पे पड़ता है। अगर इस जीडीपी में हम जो है झोलमाल करेंगे या फिर कुछ गड़बड़ झाला करेंगे तो हमारा रुपया वीक होता जाएगा, कमजोर होता जाएगा और उसकी कीमत मार्केट में गिरती जाएगी। जो चीज हम जो है वो बाहर से खरीद रहे हैं, जो 10 रुपए की आ रही है वो हो सकता है फिर 50 रुपए की आने लगे। क्यों? क्योंकि सरकार ने जीडीपी का आकलन गलत किया, जिसके कारण से हमारे मुद्रा की वैल्यू कम हो गई। हम कुछ अगर कुछ विदेश से कुछ चीज मंगाना है, मान लीजिए एक पेन मंगाना है, वो पेन अगर हम $1 में एक मतलब 10 रुपए में खरीद रहे थे, तो रुपए की कीमत घटने के कारण से हो सकता है उसको हमको 50 रुपए देना पड़े, रुपए की कीमत कम हो जाती है। तो जीडीपी का इतना ज्यादा असर जो है वो पड़ता है, इसलिए जीडीपी कैलकुलेट करना जो है वो जरूरी है ना। तो जीडीपी क्या होती है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद, मतलब कितने ज्यादा उत्पाद उत्पाद जो है वो बनाए गए हैं एक देश में एक साल में, तो उसको बोलते हैं जीडीपी। और वो उसमें कृषि बहुत मायने रखता है भाई। गेहूं उगा रहे हैं, सब्जी उगा रहे हैं, अनाज उगा रहे हैं, वो सब जो है बताता है कि हमारे देश में कितने संसाधन उग रहे हैं और उनकी कीमत क्या है। और उस कीमत के आधार पर सरकार पूरी नीतियां तय करती है, इसलिए जीडीपी इंपॉर्टेंट है। और कृषि जीडीपी में एक इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण रोल अदा करती है, क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है कृषि। मैन्युफैक्चरिंग वगैरह भी है लेकिन कृषि भी जीडीपी में महत्वपूर्ण योगदान देती है। बहुत सारे क्षेत्र हैं जो देते हैं, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक आप सभी जानते हो उसके बारे में। तो वो उसमें कृषि जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो ये है जीडीपी और कृषि का उसमें योगदान, जो कि जरूरी है ना। तो अभी के लिए मैं इतना ही रख रहा हूँ, उम्मीद है कुछ नया सीखा होगा। 3 मिनट पहले छोड़ रहा हूँ, चलता है इतना। कल एक्स्ट्रा क्लास में आओ, 9 बजे से 10:30 बजे तक है। आज के लिए इतने रखते हैं, बाय, गुड नाइट, जय गुरु सभी को।